हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। चलिए हम आज इसका जो हम लूसेंट का सेशन कर रहे थे हम लोग उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना ये जो एंशियंट का पार्ट था उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आधुनिक का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत करने के बाद हम लोग मेडुअल पे आएंगे। पहले हम आधुनिक करते हैं। आधुनिक से क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक, आधुनिक का पार्ट पहले करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तरकालीन मुगल की हम पहले बात करेंगे। उत्तर मुगल सम्राट मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु की बात। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु क्या लिखेंगे? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1700। तो ये 1707 के बाद की घटना। ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद सबसे पहला जो शासक आता है वो आता है बहादुर शाह प्रथम। क्योंकि 1707 से लेकर के 1712 तक 12 तक रहा। और लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के बाद, संघर्ष के बाद, 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम, औरंगजेब का बड़ा बेटा जो था मुअज्जम, शासक बना। तो सब पहले तो बहादुर शाह प्रथम आया, लेकिन 2 वर्ष तक इसने शासन किया। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा बेटा था औरंगजेब का, मुअज्जम, वो शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण कर ली। बहादुर शाह की उपाधि धारण की और लड़ाई में अपने भाइयों में मोहम्मद आजम और कामबख्त की हत्या की। दो दो लोगों की हत्या किसने? आजम और कामबख्त की। किसने की? मुअज्जम ने। मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह। ठीक है। इसे बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का भी साथ दिया। तो बहादुर शाह का साथ उत्तराधिकार के युद्ध में किसने दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। अब आगे थोड़ा देखते हैं कि मुगल काल से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थान कौन कौन से राज्य हैं। जैसे कि औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल काल का पतन काल स्टार्ट हो गया। जैसे मदर पतन काल स्टार्ट हुआ वैसे ही ढेर सारे नए राज्य बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है। जैसे कि अवध बन गया, हैदराबाद बन गया, रुहेलखंड बन गया, बंगाल बन गया, कर्नाटक बन गया, भरतपुर बन गया। ये सब स्वतंत्र राज्य बनना शुरू हो गए। अब देख लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन कौन थे। तो अगर हम बात करते हैं अवध की, तो अवध के संस्थापक जो है शहादत खान है। और हैदराबाद के संस्थापक चिंकलिश खां हैं, जिन्हें निजामुल मुल्क असफ जाह भी कहा। तो चिंकलिश खां को निजामुल मुल्क असफ जाह भी कहा जाता है। ये हैदराबाद की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया इन्होंने। रुहेलखंड की बात करें तो रुहेलखंड वीर दाऊद और एवं अली मोहम्मद खान हुए। और बंगाल का संस्थापक जो हुआ मुर्शिद कुली खान हुआ। कर्नाटक का संस्थापक शहादतुल्लाह खान हुआ। भरतपुर का संस्थापक चूड़ामन हुए बदन सिंह। चूड़ामन हुआ। ये देखते हैं मुगल सम्राट मोहम्मद। एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने। ठीक है। संस्थापक से तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क उपाधि दे दी। तो जो मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दे डाली। बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे मिली? शहादत खां को मिली। शहादत खां कौन था? ये हैदराबाद का संस्थापक था। नहीं, अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां। अवध का संस्थापक शहादत। शहादत खां का असली नाम अगर बात करें तो वह मीर मोहम्मद आमीन था। जहांदार शाह की बात करें तो वो 1712 से 1713 के बीच में आया। तो जहांदार शाह इसके बाद आते हैं। और अब जहांदार शाह जो है, इनके आने के बाद ये क्या होता है, जुल्फिकार खान जो होता था, इसकी मदद से इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। तो जुल्फिकार खान को इन्होंने
प्रधानमंत्री भी बनाया जहांदार शाह ने, और यह वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए इजारा प्रथा को आरंभ किया। अगर आपसे पूछा जाए कि इजारा प्रथा किसके टाइम में शुरुआत की गई, तो जहांदार शाह के काल में। ठीक है, किसने किया? उनका प्रधानमंत्री जुल्फिकार खान ने किया। ठीक है, जहांदार शाह ने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो जहांदार शाह ने क्या जजिया कर को समाप्त किया? तो कहेंगे जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जहांदार शाह ने अपने शासन में लाल कुमारी एक वैश्या थी जिसका हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था, कि उससे वो सलाह लेते थे कि हमें राज्य में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शासन को कैसे करना है। वह जो वैश्या थी लाल कुमारी, वह उन्हें बताती थी, तो वो उसका हस्तक्षेप करती थी। जहांदार शाह ऐसे थे, देख लीजिए। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु जो होते थे, सैयद बंधु की बात करें तो अब सीधा सीधा बन जाता है कि सैयद बंधु में कौन कौन होते हैं। आपको याद रखिएगा कि सैयद बंधु में अली मोहम्मद, अली, हुसैन अली खां। ठीक है, कौन कौन? हुसैन अली खां, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, ये दो होते हैं। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान जो है सैयद बंधु में को शासक निर्माता भी कहा जाता है। ये शासक निर्माता थे क्योंकि इन्होंने कई शासकों को उनकी गद्दी से उतारा और बिठाया था। इन्होंने अपनी नीतियां खेल कर, नीति लगा करके शासनकर्ता को उसकी गद्दी से बैठाते और उतारते थे, इसलिए इसे शासक निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, तो सैयद बंधु में हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए, हाँ, आगे है जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। अब देखिए, यही जहांदार शाह था जो कि वैश्या की बात मानता था, इसलिए इसे लंपट मूर्ख भी कहा। अब अगले आते हैं फर्रुखिया। तो सबसे पहले कौन आया? बहादुर शाह प्रथम, फिर उसके बाद जहांदार शाह, फिर कौन आया? फर्रुखिया। याद रखिएगा, क्रम क्रोनोलॉजी में लाने को आता है। तो फर्रुखियर आता है, तो ये 1713 से 1719 तक। और सैयद बंधुओं यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से फर्रुखियर शासक था। अब देखिए यहाँ पे किसने, फर्रुखियर ने सहायता ली, किससे? सैयद बंधुओं से। सैयद बंधुओं ने सहायता की और फर्रुखियर को शासक बना दिया, इसलिए इन्हें शासन बनाने वाला यानी शासन बनाने वाला यानी क्या कहेंगे? शासक निर्माता भी कहा गया। देखिए, फर्रुखियर को मुगल काल, मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। घृणित कायर जो किसे कहा गया है? वो फर्रुखियर को। घृणित कायर फर्रुखियर को 1715 में शिष्टमंडल जान सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। 1715 में एक शिष्टमंडल जो था वह जान सुरमन के नेतृत्व में भारत में आया। यह शिष्टमंडल क्या था? फर्रुखियर के दरबार में 1717 से 1717 में पहुंचा। 1717 में फर्रुखियर के दरबार में पहुंचा और उस समय फर्रुखियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। और यह शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर भी था। शिष्टमंडल जो लेके आया, एक शिष्टमंडल में एक डॉक्टर था जिसे हैमिल्टन कहते हैं, और फर्रुखियर का इलाज किया इस हैमिल्टन ने। और यह यहाँ से फर्रुखियर खुश होकर के अंग्रेजों को भारत में कई कहीं भी व्यापार करने की अनुमति देगा। तो सबसे पहले अनुमति देना यानी भारत में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति वो किसने दी थी? फर्रुखियर ने दी थी, और कहा कि जाओ कहीं पे भी तुम भारत में व्यापार कर सकते हो, क्योंकि उसके एक जानलेवा घाव हुआ था, बीमारी हुई थी, जिसको जिससे सही किया हैमिल्टन डॉक्टर ने, इसलिए इस खुशी में उसने यह अनुमति दे दी। अंग्रेजी सिक्कों को मान्यता प्रदान किया और फर्रुखियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा को क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। क्या कहेंगे? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा फर्रुखियर द्वारा
जारी किए गए घोषणा पत्र। फर्रुखियर के द्वारा जारी किए गए घोषणा को क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सहायता से फर्रुखियर को गद्दी से उतार दिया। अब इसे शासक निर्माता क्यों कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, ये बताइए सैयद बंधुओं को? क्योंकि अब देखिए फर्रुखियर को नीति लगा करके सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बिठाया। अब ये देखिए फिर से बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फिर से इन्होंने फर्रुखियर को गद्दी से उतार के फेंक दिया। ठीक है, एवं अंधा बनाकर मार, सही, फर्रुखियर को मार भी दिया सैयद बंधुओं ने। अब इसी बीच में दो शासक और आते हैं जो कि साल भर भी नहीं रहे, सिर्फ 6-6 महीने के लिए आते हैं, रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला। रफी उद्दरजात की बात करें तो वह 28 फरवरी से 6 जून 1719 तक रहा, मुगल शासकों का सबसे कम शासन था। रफी उद्दौला 6 जून से 17 सितंबर तक। सैयद बंधुओं ने रफी उद्दौला को शाहजहां सेकेंड के नाम से राजगद्दी पर बैठा। तो शाहजहां सेकेंड के नाम से राजगद्दी पर कौन बैठा? रफी उद्दौला। तो सबसे पहले रफी उद्दौला। तो अब देख रहे क्रम बताइए एक बार। बहादुर शाह प्रथम आया, फिर उसके बाद कौन आया बताइए? जहांदार शाह आया, फिर उसके बाद कौन आया? फर्रुखियर आया, फिर उसके बाद कौन आया? रफी उद्दरजात आया, फिर कौन आया? रफी उद्दौला। ठीक है, तो क्रम याद रखिएगा, मैं इसीलिए बार बार रिपीट करा रहा हूँ। यह अफीम का आदि था। रफी उद्दौला जो था अफीम बहुत अच्छे से खूब खा इसको। अब आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौन घाट पर उतार दिया। मौन के घाट उतारते सैयद बंधुओं को निजामुल मुल्क की सहायता से मोहम्मद शाह ने मौत के घाट उतार दिया। मौन नहीं, ये मौत होना चाहिए, इसको देखिएगा। ये मौत, ठीक है, मौत के घाट उतार दिया। किसने उतारा? मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को खत्म कर दिया, क्योंकि ये लोग शासन में हस्तक्षेप करते। यहीं पे आगे देखते हैं कि तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी और 1724 में निजामुल मुल्क वजीर बन गए। इसके शासन के दौरान जो है 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम, कौन? बाजीराव प्रथम 1737 में दिल्ली पर हमला मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने कब बोला? 1737 में। किसके शासन काल में? क्या कहेंगे? मोहम्मद शाह के शासन काल। और इसी समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह जो था ईरान का सम्राट था, इसने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में। और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त भी किया उसने। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की। तो हैदराबाद की स्थापना तुरानी ने, अवध की स्थापना ईरानी ने। ईरान जो था फारस के सम्राट नादिर शाह, याद रखिएगा, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह क्या था? ईरानी नेपोलियन था। और इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। कब किया? शासक मोहम्मद शाह के काल में। नादिर शाह लगभग 17 करोड़ रुपए की धनराशि शाहजहां का शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउत और कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस। तो नादिर शाह को
तख्ते ताऊद और कोहिनूर हीरा लेकर के यह वापस आ गया। 70 लाख रुपए की धनराशि इसने लूटी। कहाँ का धनादेश था? ईरान का। 1739 में इसने आक्रमण किया। तख्ते ताऊद क्या होता था? मयूर सिंहासन होता था, बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ही अंतिम शासक था जो कि तख्ते ताऊद पर बैठा। उसके बाद से कोई भी मयूर सिंहासन इन तख्ते ताऊद पर नहीं बैठ सकता। सुंदर युक्तियों युतियों के प्रति अत्यधिक रुझान था इसका। ये युतियों में एकदम लिप्त। इसे होता नहीं आज के टाइम पे बहुत, मतलब सभी बच्चों को देखते हो, देखा जा रहा है कि कोई भी इंसान है वो जो महिलाओं के प्रति उनका आकर्षण है बहुत तेज से। वही हाल था मोहम्मद शाह का। तो मोहम्मद शाह जो था वो युवतियों से बहुत ही अधिक आकर्षित होता था, और वह जो है इसके कारण मोहम्मद शाह को रंगीला की भी उपाधि दी, क्योंकि वह उन्हीं महिलाओं की उसके कृतियों में, रितियों में, उनके प्यार में व्यतीत करता था। मतलब उन्हीं में वह अत्यधिक लिप्त रहता, इसलिए इसे रंगीला की भी दी गई है। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की, यह संगीतकार भी बन गया। अब देखिए, देखो, ये युवतियों के बीच में रहता था, तो इसको भाई क्यों नहीं याद आएगा? क्यों नहीं आएगी संगीत? भाई युवती को आकर्षित करने के लिए संगीत गाना पड़ता है ना, तो संगीत गाता था, सीधा सीधा याद रखिए। तो संगीतकार भी बन गया क्योंकि युवतियों के आकर्षण में सबसे ज्यादा है। अगला देख लेते हैं, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, ये उस उनका कालक्रम लिखा गया है, याद लीजिए। जहांदार शाह 1712 से 1713, फरुखसियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे बीच में फरुखसियर के बाद रफी उद दौला और रफी उद दर्जात भी आते हैं। अगर आ जाए ऑप्शन में तो वो भी आते हैं। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1762, आलम शाह आलम द्वितीय जो है 1762 से 1806, और अकबर द्वितीय जो है 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर आया लास्ट में, वो 1837 से 1857 तक उत्तरकालीन मुगल काल चलता रहा। ठीक है, देखिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद की चिंकलिज खां ने निजामुल मुल्क सज्जाती उपाधि में धारण की। हैदराबाद मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद का जो शासक था चिंकलिज खां, उसे निजामुल मुल्क निजामुल निजामुल उल मुल्क उपाधि धारण की थी। 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। तो हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब हुई? 1725 में। किसने की? चिंकलिज खान। अब अहमद शाह 1748 से 1754। देखिए, अहमद शाह यह एक अयोग्य शासक था। इसके इसके राजकाल में समय सभी काम उद्यम बाई को सौंप दिए गए। तो इसके जो कार्यकाल में काम थे उसे किसे दे दिए गए? बाई को सौंप दिए गए, और जिसे कबीला ए आलम की उपाधि दी गई। कबीला ए आलम की उपाधि दी गई किसे? क्योंकि इसने बाई को सारे उद्यम सौंप दिए। अब आते हैं आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। जहांदार शाह का पुत्र, जहांदार शाह का पुत्र कौन था? आलमगीर द्वितीय। और इस समय 1757 का प्लासी का युद्ध भी हो गया। तो आलमगीर सेकेंड के टाइम पे 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 का प्लासी का युद्ध किसके टाइम पे हुआ? आलमगीर द्वितीय के टाइम। रखिएगा। आगे देखिए, जहां शाहजहां
थर्ड, शाहजहां थर्ड क्या होता है ये, इसका कार्यकाल 1759 से 60 के बीच में। मुही उल मिलत, मुही उल मिलत के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से, मुही उल मिलत। तो शाहजहां थर्ड जो था उसे मुही उल मिलत के नाम से जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतारकर फेंक दिया। मराठे आ गए, मराठे के हस्तक्षेप हुआ और जिसकी वजह से शाहजहां थर्ड को उसी गद्दी से उतार दिया गया और शाह आलम थर्ड सेकेंड जो है वह गद्दी पर बैठा 1759 से 1806। इसके शासन काल में दो निर्णायक युद्ध भी हुए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764। तो शाह आलम द्वितीय के समय जो है दो निर्णायक युद्ध हुए। फर्स्ट पानीपत का तृतीय युद्ध यानी 1561 में 1761 में और बक्सर का युद्ध यानी कि 1764 में। तो 1764 1761 याद रखिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त कर दिया। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। हारा कौन, इसमें मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गए। अगला देखते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने में इलाहाबाद की संधि कर डाली और इलाहाबाद में शाह आलम द्वितीय को रखा एज कठपुतली शासक के रूप में कार्य किया। कौन किया, शाह आलम द्वितीय ने। और कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान दिया। तो कंपनी जो थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है दे दिया गया। किसके द्वारा, शाह आलम द्वितीय के। इनसे दीवानी वाले जो मैटर थे वो सब छीन लिए गए। ठीक है, सत्य और दीवाने छीन लिया गया, राजस्व छीन लिया गया और इन्हें पेंशन भोगी बना दिया गया और इन्हें कहा गया कि आपको कुछ अमाउंट जो है इन्हें रखा गया कि आपको इतने रुपए मिलेंगे सालाना। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए और वहां पर 1803 तक रहे। तो शाह आलम द्वितीय को मराठा जो है दिल्ली ले आए और 1803 तक रहे और 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम की बात करें तो वह अहमद खां था और इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार आक्रमण किया था भारत पर। इसका वास्तविक नाम क्या था, अहमद खां। गुलाम कादिर खां 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या। गुलाम कादिर खान ने हत्या करवा दी किसकी, शाह आलम द्वितीय की। अब आते हैं अकबर द्वितीय 1806 से 1837। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा गया। अकबर द्वितीय जो था उसने राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय की उपाधि से इन्हें नवाजा था, यानी राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। कब, 1806 से 1837 के बीच इसका कार्यकाल था। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह मुगल शासक के अधीन अपने आप को नहीं कहती थी। कब, 1835 के बाद। मुगल शासक के नाम से सिक्के भी जारी करना बंद कर। अंग्रेज जो थे पहले मुगल शासक के नाम से सिक्के जारी करते थे, अब उन्होंने जब अब उनके अधीनता को अस्वीकार कर दिया मुगल काल का, मुगल शासकों का, तो उन्होंने अपने सिक्के भी जारी करना शुरू कर दिए और मुगल काल के शासक के सिक्के बंद कर। तो बहादुर शाह द्वितीय आता है अगला 1837 से 1857। बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर की भी उपाधि इसने ली और मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट।
मुगल का अंतिम सम्राट था। और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और इन्हें बनने, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, यानी बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह द्वितीय ने। तो इसे जो है बंदी बनाया गया और इसे रंगून भेज दिया गया। तो लाल किला स्थित हीरा महल और बहादुर शाह जफर ने बनाया। तो लाल किला में हीरा महल है, तो हीरा महल को किसने बनाया? बहादुर शाह जफर ने बनाया। लाल किले में हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनाया। और लाल किले का किसने बनवाया था? बात करें तो लाल किले को शाहजहां ने बनवाया। मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो थे, बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के शासनकाल में मिर्जा गालिब साहब हुए, और ये इनके दरबार में भी रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली स्थित है। हयात बख्श बाग कहाँ पे है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो हयात बख्श कहाँ याद रखोगे? दिल्ली में। कहाँ पे? लाल किला। अब आगे आते हैं यहाँ पे 41 चैप्टर। इसमें क्या है? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। अब उत्तर मुगल काल जो था वह खत्म होता है। लास्ट शासक जो हुआ बहादुर शाह जफर हुआ। फर्स्ट शासक जो हुआ वह बहादुर शाह भी हुआ था। और इसी के साथ यह हमारा उत्तर मुगल काल समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं 41 भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने उत्मासा अंतरी पर भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां पे पहुंचा कालीकट बंदरगाह, एवं यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज की। नए समुद्री मार्ग की खोज की। देखो यहाँ पे लोग जो याद रखते हैं, सब लोग पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। ये गलत है। भारत के लिए व्यापारिक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ये वास्को डी गामा। ये सही है सब, ठीक है। तो इस यात्रा को में वास्को डी गामा को गुजरात का पथिक एकता नागरिक था, जिसे अब्दुल मजीद के सहयोग से किया था। अब्दुल मजीद जो था उसके सहयोग से वास्को डी गामा जो है पश्चिमी तट के, केरल के पश्चिमी तट काली तट पर पहुंचा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेंगे यूरोपीय कंपनियां और उनकी स्थापना। बस। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1498 में स्थापना हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में हुई। ठीक है। तो ये क्रम जो है इसको याद रखिएगा। क्या कहेंगे? पुर्तगाली 1498, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। एक चीज यहाँ पे आप कर दीजिएगा, इनका अगर यहाँ पे ये कंपनियों की स्थापना का क्रम है, अगर आपसे पूछ ले कि इनके आने का क्रम यानी भारत में आने का क्रम, देखिए एक सेकेंड। ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ।
लोग कहाँ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे थे। ये है इनके यहाँ पे, हाँ, तो ये है स्थापना का क्रम। ठीक है, अगर यहाँ पे इनके आने का क्रम की बात करें, आने का क्रम, तो अब इसमें आपको क्या करना है कि डच पहले आ गए, ठीक है, डच को ऊपर कर देना है और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नीचे कर देना है। मतलब अंग्रेजी को डच के स्थान पे और डच को अंग्रेजी के स्थान पे कर देना है। ये इनका आने का भी करना है, सीधा सीधा। तो आने में अगर बात करें तो पहले अंग्रेजी नहीं आया, पहले डच आए थे, फिर अंग्रेज आए। लेकिन स्थापना काल में पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर डच की हुई। ये देखते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे, मजीद अब्दुल मजीद के सहयोग से पहुंचा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में। पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री की अगर बात करें तो वह कोच्चि में बनी। पुर्तगाली प्रथम फैक्ट्री कोच्चि में 1503 में। डच की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे बनी, मसूलीपट्टनम में 1605 में। अंग्रेज की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे बनी, मसूलीपट्टनम में, ये भी बनी, लेकिन 1611 में। यह अस्थायी रूप से थी, यह अस्थायी रूप से थी, यह अस्थायी रूप से। स्थायी रूप से तो 1615 में गोवा में बनाई थी अंग्रेजों ने, ठीक है। डेनिस जो है, डेनिस के अगर फैक्ट्री की बात करें, प्रथम फैक्ट्री तो वह त्रावणकोर में बनी 1630। फ्रांसीसी प्रथम फैक्ट्री सूरत में बनी 1668 में। और अंग्रेजी की स्थायी फैक्ट्री जो है वह सूरत में बनी थी 15 में, 1615। चलिए अगला देखते हैं। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। तो पुर्तगालियों का वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ, कब कब हुआ इसमें, यह 1505 से 9 तक हुआ। और 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क रहा। और इसने ही, अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, बोलोगे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, छीन लिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में बनाई 1498 में। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जो थी वह सैंथो में थी, सैंथो। तो दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की बस्ती जो थी वह सैंथोमे में थी। और पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री जो था वह कार्नेलियम आउटमैन था, आउटमैन, कार्नेलियम आउटमैन, 1596 ईस्वी में। 1596 में पहला पुर्तगाली कौन आया, कार्नेलियम आउटमैन, आउटमैन भारत के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा। मतलब देखिए, यहाँ पे देखिए, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में, तो डच पहली कोठी 1605 में, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, जैसा कि आपने पहले पढ़ा। तो डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी की बात करें तो वह पुलिकट में स्थापित हुई, दूसरी। और जहां उन्होंने स्वर्ण सिक्के यानी पगोड़ा की ढालना भी शुरू कर दिया था। पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र डचों ने बनाया।
भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे गए। तो उद्योग में वेतनभोगी मतलब वेतन के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति किसने की? सबसे पहले तो डचों ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1632 में पटना में कारखाना 1632 में डच ने स्थापित किया। अगला आते हैं कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई भी हो गई। इस लड़ाई में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा 10 अगस्त को 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लैनाय को के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेना को हरा दिया। तो इसमें किसकी किसके बीच में ये लड़ाई हुई थी? कोलाचेल की लड़ाई। क्या कहेंगे कि त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और एडमिरल यूस्टाचियस डी लैनाय के बीच हुई थी। यह कौन था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना नायक था। अगला बात करते हैं तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है वह 1762 में हो गया बेदरा। ठीक है, तो भारत में अंतिम रूप से डचों का अंत जो हुआ वह हुआ 1762 में बेदरा के युद्ध में। किसने हराया? अंग्रेजों ने डचों को। और यहीं से इनकी सत्ता जो थी वह समाप्त हुई। 1762 बेदरा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब की ओर व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्रदान कर दिया। तो पूरब की ओर व्यापार करने का एकाधिकार एलिजाबेथ प्रथम ने किया। कब किया? 1600 ईस्वी में किया, दिसंबर। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। तो इंग्लैंड की अदर जो कंपनियां थी वह वहां जा करके स्पर्धा नहीं कर सकती, इसलिए इसे अधिकार पत्र दे दिए थे। मतलब कहा कि सिर्फ एक कंपनी जाएगी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 में साझेदार थे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर जो था वह टॉमस स्मिथ था। तो टॉमस स्मिथ पहला गवर्नर बना और 217 साझेदार उसके हुए। ठीक है, हिस्सेदार हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंग था। कैप्टन हॉकिंग जो है प्रथम अंग्रेज था जो कि मुगल दरबार में आया और जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज आने वाला कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस कौन था? वह जेम्स प्रथम का राजदूत। ठीक है, पहला अंग्रेज। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज की बात करें तो वह ड्रेड ड्रैगन। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी। तो 1611 में सर्वप्रथम सबसे पहली जो बस्ती, अस्थायी बस्ती मसूलीपट्टनम में स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वह 1611 में स्थापित। 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। सूरत में 1613 में थॉमस एडल्टवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोली गई। यह जो कोठी थी सूरत वाली कोठी, यह क्या थी? स्थायी कोठी। क्या कहेंगे इसे? स्थायी कोठी अंग्रेजों की। लेकिन यह जो थी मसूलीपट्टनम की, यह कोठी अस्थायी कोठी थी।
अस्थाई कोठी, ठीक है, अस्थाई कोठी कोठी थी। अस्थाई वाली 1611 में मछलीपट्टनम में, और अस्थाई कोठी जो है 1613 में सूरत में स्थापित। आगे देखते हैं। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित। पश्चिम, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर कब कब फैक्ट्री बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो क्या आप बताएंगे कि पूर्वी तट पर जो है मसूलीपट्टनम था, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1611 में सबसे पहले बनाई गई। फिर उसके बाद पश्चिमी तट पर सूरत में 1611 में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। मुगल काल में सूरत को बाबुला बाबुल मक्का और मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता। सूरत को बाबुल मक्का यानी कि मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता। आगे देखते हैं। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जेम्स प्रथम ने 1615 ईस्वी में भेजा। फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। 1619 तक यह भारत में रहा, और जहांगीर एवं खुर्रम यानी शाहजहां से अंग्रेजों के लिए एक व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल। इसने जो है शाहजहां मतलब जहांगीर या खुर्रम से व्यापारिक छूट भी इसने प्राप्त कर ली थी। कौन? सर टॉमस रो। इसका राजदूत था जेम्स प्रथम। इसके दरबार में जहांगीर के दरबार में आया और कहा कि हमें थोड़ा व्यापारिक छूट देता। 1632 की बात करें तो गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान भी जारी किया, जिसे गोल्डन फरमान दिया गया नाम। इनके अनुसार अंग्रेज सुल्तान 500 पगोड़ा वार्षिक देकर गोलकुंडा राज्य की बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। गोलकुंडा पर कितने 500 पगोड़ा वार्षिक दे करके अंग्रेज जो थे वह स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। ऐसा गोल्डन फरमान जो है 1632 में किसने जारी किया था? वह जारी किए थे जहांगीर। 1632 में जहांगीर ने 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। तो मद्रास को पट्टे पर किसने लिया? फ्रांसिस डे ने लिया। किससे लिया? चंद्रगिरी के राजा से लिया मद्रास को। और एक किला बंद कोठी का भी निर्माण कराया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही सेंट फोर्ट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट अंग्रेजी मुख्यालय का केंद्र भी बना। अंग्रेजी मुख्यालय बना कहाँ पे? फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में। कहाँ पे बना ये सेंट फोर्ट जॉर्ज? चंद्रगिरी में बना, मद्रास में बना। ठीक है। 1661 की बात करें तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, कैथरीन का जो विवाह है वह ब्रिटेन के राजकुमार से चार्ल्स द्वितीय से हो गया। इसमें वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए पुर्तगाली और ब्रिटेन के बीच में। कैथरीन पुर्तगाली थी और ब्रिटेन के राजा राजकुमार जो थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया 1661 में, और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई को दी। बंबई जो है चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने दहेज में दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पगोड़ा वार्षिक रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और
1687 में अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके बंबई को बनाया। तो 1787 में जो था, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय जो था सूरत से हटाया और बंबई ले गए। गेराल्ड एंड औरंगियार ने 1669 से 1677 ईस्वी में सूरत की प्रेसिडेंसी एवं मुंबई का गवर्नर बम्बई शहर की स्थापना की। बम्बई शहर की स्थापना किसने की? ये आप सीधा बोलेंगे गेराल्ड औरंगिया, ओंगिया, गेराल्ड ओंगिया। अगला, बंगाल की शासक शाह सुजा ने प्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। व्यापारिक छूट की अनुमति किसने दी? शाह सुजा ने, सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों। इस अनुमति को निशान कहते हैं। निशान क्या कहेंगे? इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गांव सूतानाती, कालीकट, गोविंदपुरी की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर के यहाँ के फोर्ट विलियम का निर्माण कर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूतानाती, कालीकट, गोविंदपुर की जागीरदारी को 1200 रुपए में खरीद लिया और फोर्ट विलियम का निर्माण कराया 1698 ईस्वी। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए? चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम। कालांतर में यही कलकत्ता नगर के नाम से कहलाया। फोर्ट विलियम ही कलकत्ता नगर बन गया। 3 गांव मिले थे, कौन कौन? सुल्तानाती, कोलिकट और गोविंदपुरी। ठीक है, बताइए आप लोग, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? आज का कंटेंट जो है थोड़ा क्लियर दिख रहा है। इसके पहले जो था थोड़ा कम क्लियर था, आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, समझ में भी आ रहा है। चलिए, मजा आ रहा है ना सब लोग? चलिए करते रहते, करिए। अरे, इसकी नींव जो है जॉर्ज चारनॉफ ने रखी। तो कोलकाता नगर की नींव किसने रखी? जॉर्ज चारनॉफ ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी की बात करें तो वह फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। तो 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो के द्वारा फ्रांसीसियों की प्रथम बस्ती स्थापित, प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांकुअस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। तो पुदुचेरी नामक गांव कहां से प्राप्त हुआ था? सूबेदार शेर खान लोदी से। किसने प्राप्त किया? फ्रैंकिस मार्टिन ने। कालांतर में पांडिचेरी का नाम से भी जाना जाता है, पांडिचेरी, पुदुचेरी, पांडिचेरी। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो वह 1746 से 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ और 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में ही भारत के दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। कर्नाटक के युद्ध के दौरान सैंथोमे के युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। सैंथोमे के युद्ध हुआ जिसे फ्रांसीसी सेना को युद्ध में जीत मिली।
प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुआ और एक्सला साफेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से समाप्त हुआ, एक्सला साफेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। इसी के दौरान सैन थोमे का युद्ध भी हुआ, जिसे 1746 में आरंभ हुआ। फ्रांसीसी सेना थी। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विवाद जो है आपसी में सहमति से सुलझाया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754, 1749 से 1754 द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद, हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकार का विवाद। हैदराबाद कर्नाटक में चल रहे इन विवादों में राजनीति बढ़त बनाते हुए ड्यूप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। तो ड्यूप्ले जो था उसने मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब अच्छा दिया, साथ दिया। इसका दिया, ड्यूप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा, अनरुद्दीन का भी सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद आसफ जा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद। हैदराबाद में जो उत्तराधिकार था, सज्जा की मृत्यु हुई है। सज्जा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगे, जिसमें से उनका पुत्र जो था नासिर जंग था, मुजफ्फर जंग था जो उनका दामाद, के बीच में गद्दी को लेकर के विवाद हो गया। कर्नाटक कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन तथा उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। कर्नाटक का जो विवाद है वह जो है अनरुद्दीन और चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। ओके, क्या कहेंगे, 1759 में फ्रेंच सेना की सहायता, युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब। अनवरुद्दीन को मार दिया गया फ्रांसीसी सेना के द्वारा और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब, मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। नासिर जंग जो है फ्रांसीसी सेना के संघर्ष में 1750 में खत्म हुआ। 1749 की बात करें तो चंदा साहिब को नवाब बनाया गया और अनवरुद्दीन मारा गया। 1750 में जो है नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर त्रिचनापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया, मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया और क्लाइव ने इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा और उसे ने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को तीनों युद्ध? याद हुए कि नहीं बताइए, मोटा मोटा यहाँ पे देख लीजिए, देखिए एक नजर में देखिए फटाफट। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब कहेंगे, 1746 से 48 के बीच में। किस लिए हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। 1748 में एक्सला सापेल की संधि हो गई, जिससे
आशिया का उत्तराधिकार समाप्त हो गया और प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, सीधे सीधे आगे बढ़िएगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोदेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि हो गई 1755 में। ठीक है, कर्नाटक का दूसरा, और ये दूसरा युद्ध जो हुआ था वो उत्तराधिकार के लिए हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध की बात करें तो 1756 से 1763 के बीच में हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। और पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ था। कौन संधि हुई इसमें? पेरिस की संधि। सेकेंड में किसकी संधि हुई थी? पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, और थर्ड में पेरिस की संधि, पहले में एक्सेलेस। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। अब अगला सेशन अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिए।